हेलो। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ये लगभग हर एसएससी एग्ज़ाम्स में आता ही है और जनरली स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं इससे, क्योंकि 445 आर्टिकल्स है, तकरीबन 22 पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स 12 हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा आर्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए हैं कुछ आर्टिकल्स जो हमेशा आते रहते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आपको मैं पार्ट भी बताता रहूँगा, क्योंकि कई बार पार्ट भी आते हैं कि कौन से पार्ट में क्या है। तो जनरली ज़्यादा नहीं है और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक आर्टिकल के साथ एक कीवर्ड आपको बताता रहूँ जो आपको रिवाइज करने में या याद करने में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो शुरू करेंगे हम लोग पार्ट 1 से, और आर्टिकल वो 1 से लेके 4 तक, जो कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जो पहला है आर्टिकल 1 से 4 तक वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप। तो इसमें कुछ ज़्यादा इलेबोरेट या डिस्क्राइब करने का कुछ नहीं है, ये बस आपको देखने से हुआ। बस आप याद रखिएगा कि पार्ट 1 में 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है और पार्ट 2 में 5 से 11 तक सिटीजनशिप है। तो मेन हम लोग का आता है पार्ट 3 से, जो कि फंडामेंटल राइट्स है हम लोग। तो आर्टिकल 12 में तो डेफिनेशन ही है, और फिर इम्पोर्टेंट रहेगा आपका जो मैंने लिखा है। यहाँ से जितने भी मैं कराऊँ आर्टिकल वो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला है आर्टिकल 15। इसका कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब भेदभाव नहीं करना है, ये आपका राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 15 हमें अधिकार देता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका बर्थ प्लेस कोई भी हो और उसका रिलीजन कुछ भी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। जो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल वो है 17, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। वो है अनटचेबिलिटी। पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है ये सब अनटचेबिलिटी की प्रथा बहुत चलती थी। फिर है आर्टिकल 18 पोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या होता था कि लोग टाइटल रख लेते थे, महाराजा धीराज, महाराजा। तो वो सब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश कर दिया ताकि सब इक्वल रहे हैं। इसीलिए ये राइट टू इक्वालिटी में भी आता है। फिर है आर्टिकल 19, जो कि उतना रिपीटेटिव नहीं है एसएससी एग्जाम्स के लिए, पर फिर भी इसमें बहुत कुछ है जानने लायक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हालांकि ये अभी उतना ठीक से नहीं हो पाया है, क्योंकि हाल ही में किसी ने, मैंने सुना कि आर्टिकल 21 से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 भी और 21A भी। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। इसमें क्या होता है, यही एक आर्टिकल है, इट इज़ द फंडामेंटल राइट of ours
दैट विल हैव इट्स वेटेज इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। क्या होता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो बाकी सारे राइट्स हम लोग के क्या होते हैं कि मान्य नहीं रहते हैं, लेकिन राइट टू लाइफ है जो कि मान्य रहता है। ये भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा। राइट टू लाइफ में है जीने का अधिकार। तो आपके जीने का अधिकार सिर्फ आपका है, इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। फिर आर्टिकल 21 है, बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि हर एक बच्चे को जो 6 से 14 साल का है उसे पढ़ने का अधिकार है और ये उससे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में। 22 ये कहता है कि अगर आपको कैद कर लिया जाता है तो आपके पास अधिकार है कि आप एक लॉयर हायर करें। ठीक। अब आर्टिकल 39 पॉइंट किया गया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 इफ ड्यू टू वेरियस रीजंस से पॉवर्टी you are unable to hire a lawyer, your state will provide you a lawyer। मतलब 24 में है, 22 में है आर्टिकल कि अगर आपको कैद कर लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है तो आप लॉयर हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप गरीब हैं या प्रॉपर्टी जो भी है, तो आपको आपकी स्टेट एक सरकारी वकील देगी जो आपका केस लड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। हालांकि रिपीटेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। आर्टिकल 24 जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जिन्हें जिन्हें मैं बोलूं कि ये इम्पॉर्टेंट है तो आप उन्हें अलग से नोट भी कर सकते हैं। बेसिकली रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, तो इसका कीवर्ड भी है चाइल्ड लेबर। फिर है आर्टिकल 48 जो कि बहुत न्यूज़ में रहा और मेरे हिसाब से ये आने के बहुत चांसेस हैं। रिलेटेड टू स्लॉटर, प्रोडक्टिव काउज एंड काब्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड हस्बेंड्री। तो गाय बहुत पूजनीय है भारत में, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल 48 है जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आने के इस बार बहुत चांसेस हैं किसी भी एसएससी के एग्जाम्स में। फिर आता है आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। 11 है टोटल, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 है। और भी एक बात है, पार्ट 4 में जो है आप ये नोट कर सकते हैं कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आती हैं जो कि हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है हमारा आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट। अब जो बाकी सारे आर्टिकल हैं वो बस एक कीवर्ड पर ही हैं। एग्जैक्टली मैंने आर्टिकल ही नहीं लिख डाले हैं, मैं जैसे याद करता हूँ वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लिख के समझा पाऊँ। तो फिर आर्टिकल 52 है द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इम्पीचमेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट को जो है सिर्फ एक ही कंडक्ट पर हटाया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी प्रेसिडेंट करते हैं सिर्फ तभी उन्हें हटाया जा सकता है। आज तक इंडिया में एक भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया नहीं गया है।
ये बात आप चाहे तो याद रख सकते हैं। अब आर्टिकल 63 है वाइस प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 64, अब इसमें लिखा गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। एक अच्छी बात यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी जो है उन्हें चेयरमैन होने के लिए मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 76 जो है आर्टिकल, वो बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चर्चे में रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हैं फर्स्ट लॉयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं। ये भी अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है। अब जो है आर्टिकल 78, अटॉर्नी जनरल कैन प्रिसाइड बोथ द अपर हाउस एंड लोअर हाउस बट कैन नॉट टेक पार्ट इन वोट। ये जो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे, ये हैं शायद मुकुल रोहतगी अभी हैं। वो जब मीटिंग होती है अपर हाउस एंड लोअर हाउस की, तो उसमें पार्ट तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 80 मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर्स। फिर आर्टिकल 81 मैक्सिमम लोकसभा मेंबर्स। ये सब जो है मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको बताता चल रहा हूँ, जो कि कई बार एसएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं। फिर आता है आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर 214, देखिए 124 और 214 मिलता जुलता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 148 जो है कैग की पोस्ट। जो अभी कैग हैं वो शशिकांत शर्मा हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आ सकता है कभी। आर्टिकल 370, ये मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल डोमिनियन स्टेटस, ये हमेशा इसको लेके विवाद चलता रहता है हमारे और पाकिस्तान के बीच। आर्टिकल 108 इक्वली इम्पोर्टेंट है 370 के। 370 आपको भूलना ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का डोमिनियन स्टेटस वाला। और आर्टिकल 108 जो है वो है जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट और आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 124 और 214 जैसे ही मिलते जुलते हैं। जैसे आर्टिकल 124 था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 214 था हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए 123 जो है वो ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है और आर्टिकल 213 जो है वो ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 110A, ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी बिल कहाँ पास होता है, तो याद रखिएगा मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है। राज्यसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि वो सजेस्ट कर सकता है कुछ, लेकिन उसे मानना या ना मानना लोकसभा में ही ये सब मनी। और लोकसभा चाहे तो मान सकता है, चाहे तो नहीं भी मान सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 111, इट कैन नॉट बी सेंड फॉर रिकंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, उसे पास करना ही पड़ेगा। हालांकि और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट भेज नहीं सकते हैं वापस।
ये बात भी आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 153, सेम गवर्नर कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो गवर्नर जो है वो 2 स्टेट के एक ही गवर्नर हो सकते हैं, ये आर्टिकल 153 में लिखा है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। कुछ भी अगर चेंज करना हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना पड़ता है, जो वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग वो प्रोसीड बताऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियोस में। आर्टिकल 343 टू 351, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 343 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखिएगा कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 352 जो कि है नेशनल इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी वाले हैं सारे तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं और इन्हें आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 में जो है वो स्टेट इमरजेंसी है, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं हम लोग, अक्सर लगता रहता है इंडिया में। और आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। याद रखिएगा कि आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।